Hello, good morning everybody. Once again I am Ashutosh with the new topic. आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब किसी डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा. ओके, तो देखिए सबसे पहले एक यूनिफॉर्म फील्ड बनाते हैं. तो देखिए ये मेरा E का डायरेक्शन दिया हुआ है. मान लेते हैं कि ये मेरा फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी दिया है. ठीक है, अब इसमें हम एक डाइपोल को डालते हैं. तो एक डाइपोल को डालें. डाइपोल में आपको पता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. तो A पॉइंट और B पॉइंट. A पॉइंट पे हम -Q चार्ज डाल दिए, B पॉइंट पे हम +Q चार्ज डाल दिए. ओके, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को ले लिए 2a. ये 2a इनके बीच का सेपरेशन हो गया. अब इस डाइपोल को हम डाल दिए. O इसका सेंटर है. तो आपको पता होगा डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है हर डाइपोल का. उसकी दिशा होती है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज. तो निगेटिव चार्ज A पॉइंट पे है तो इधर से इधर की ओर इसकी दिशा होगी. इसे हम P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है Q इंटू 2a. चार्ज का वैल्यू और बीच का सेपरेशन. ओके, तो एक डाइपोल को आप रख दिए, तब क्या होगा. तो डाइपोल को रखेंगे तो अब इस पे फोर्स लगेगा. कैसे फोर्स लगेगा, तो आप फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला को देखिए. फील्ड इंटेंसिटी के डिफिनीशन को देखिए. क्या है फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन. तो आप जानते हैं फील्ड इंटेंसिटी E का वैल्यू होता है F/Q0. ओके, तो F का वैल्यू हो जाएगा Q0 इंटू E. इसका मतलब कि अगर किसी चार्ज को हम फील्ड में डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर एक फोर्स लगेगा. ओके, तो यहाँ दो चार्ज आप रखे हैं -Q और +Q, तो दोनों पे फोर्स लगेगा. अब इसकी दिशा किधर होगी, तो इसके लिए हमको Q0 का वैल्यू देखना होगा. ये अगर पॉजिटिव है तो जिधर E की दिशा होगी उधर ही F की दिशा होगी, और अगर ये निगेटिव है तो E के दिशा के अपोजिट दिशा में फोर्स होगा. तो अब आइए, अब हम B पॉइंट पे जो चार्ज रखे हैं वो पॉजिटिव है. तो जिधर E की दिशा है, E की दिशा इधर है, तो इस पे इस दिशा में फोर्स लगेगा. ओके, इस दिशा में फोर्स लगा F. और A पॉइंट पे आएंगे तो A पॉइंट पे चार्ज आप रखे हैं -Q, तो ये निगेटिव चार्ज है. तो E के उल्टे दिशा में फोर्स लगेगा. E की दिशा इधर थी तो इसके उल्टे दिशा में फोर्स लगा, तो ये फोर्स F की दिशा हो. तो अब देखिए इन दोनों ही फोर्स का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि चार्ज का तो वैल्यू दोनों सेम है, Q ही है दोनों केस में. तो फोर्स दोनों इक्वल है. तो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स ठीक इसके अपोजिट दिशा में लग रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड का. तो अब इन दोनों फोर्स का हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 0. तो इससे निष्कर्ष निकला कि अगर डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाता है. उस पर टोटल फोर्स 0 लगता है. लेकिन ये दोनों फोर्स करेगा क्या, तो ये दोनों फोर्स एक टॉर्क क्रिएट करेगा. और देखते हैं आप कि एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स इसको घुमाने की कोशिश करेगा और इसको रोटेट कराएगा. ठीक है, रोटेट कराएगा और रोटेट करा के इसको E के दिशा में अलाइन करने की कोशिश करेगा. आप देखते हैं कोई भी डब्बा खोलते हैं तो आप दोनों हाथ से फोर्स लगाते हैं. देखिए किसी भी डब्बे का ढक्कन खोलना है तो अंगूठे से एक तरफ और चारों उंगली से एक तरफ हम घुमाते हैं, तो वो आपका वहाँ भी एक टॉर्क लगता है और ढक्कन खुल जाता है. तो वही चीज़ यहाँ भी है. अगर हम इस डाइपोल पे ऐसे डाइपोल बना रहे हैं और एक फोर्स इधर लगा रहे हैं और एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को घुमाएगा और घुमा के इस दिशा में ले आएगा. ठीक है, मतलब E के दिशा में अलाइन करने की कोशिश होगी. तो इसी को हम लोग फाइनली लिखें कि जब किसी डाइपोल को हम प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नो नेट फोर्स एक्ट्स, तो कोई नेट फोर्स काम नहीं करता है,
क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों को वेक्टोरिकली जोड़ेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन इट एक्सपीरियंसेज ए नेट टॉर्क, लेकिन इस पे एक टॉर्क लगता है जो क्या करता है, तो विच ट्राइज टू अलाइन, जो कोशिश करता है पी वेक्टर को ई वेक्टर के दिशा में अलाइन करने के लिए। ओके, तो पी वेक्टर जो डाइपोल मोमेंट है वो अपने आप को अलाइन करता है ई के डायरेक्शन में, एक टॉर्क लगता है। तो अब उस टॉर्क का हम वैल्यू निकालें, तो टॉर्क का वैल्यू कैसे निकालेंगे? टॉर्क आप पढ़े होंगे, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का वैल्यू हमको पता है Q इंटू ई, इतना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का वैल्यू तो हम डाल दिए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा दोनों फोर्स के बीच, वो देखना होगा। तो चलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए हम फिगर को फिर से देखें। फिगर को फिर से देखें तो फिगर को देखेंगे कि दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। ओके, तो देखिए एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको हम पीछे करें और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। हमें ये डिस्टेंस चाहिए। अब इस डिस्टेंस को निकालेंगे कैसे? तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम इधर से एक फिगर बना रहे हैं। देखिए ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, दोनों डाइपोल के बीच का दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन ये 2a है। तो नाउ दिस डिस्टेंस इज 2a और हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इस डिस्टेंस का ही वैल्यू हमको चाहिए। और ये एंगल देखिए, तो P वेक्टर जो है वो E वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल है। तो P वेक्टर की दिशा इधर है और E की दिशा इधर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। तो नाउ दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये यहाँ से थीटा देखिए, यहाँ भी आप इस एंगल को देख सकते हैं कि अगर हम इसके पैरेलल, ये लाइन भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये एंगल भी थीटा हो जाए। तो दिस डिस्टेंस इज 2a एंड द एंगल इज थीटा। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइन थीटा का वैल्यू निकालें। तो साइन थीटा होता है P/H, तो P यहाँ है BC और H है आपका AB। AB दिया हुआ है 2a, तो BC का वैल्यू निकल गया 2a साइन थीटा। BC का वैल्यू 2a साइन थीटा निकल गया। ओके, हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा निकालेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये 2a कॉस थीटा हो जाएगा और ये डिस्टेंस 2a साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक निकालने के बाद हम डायरेक्ट अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को वहाँ लिख सकते हैं कि टॉर्क जो वैल्यू निकाल रहे थे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब आपका 2a कॉस थीटा 2a साइन थीटा हो जाएगा। तो आप Q और 2a इन दोनों को एक तरफ कर लें, Q इंटू 2a, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, चार्ज का वैल्यू और बीच का सेपरेशन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये P वेक्टर हो गया डाइपोल मोमेंट और E, ये E हो गया और इधर से साइन थीटा आ गया, तो P साइन थीटा, यही टॉर्क का आपका वैल्यू हो गया। इतना टॉर्क लगेगा, टॉर्क का वैल्यू आ गया PE साइन थीटा। अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो आप जानते हैं दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B, इसका वैल्यू AB साइन थीटा होता है, AB साइन थीटा, और इसमें एक दिशा भी होती है जो हमें A से B की ओर वेक्टर रोटेट करने से मिलता है। तो यहाँ भी टॉर्क को हम जो P साइन थीटा है इसे P क्रॉस E के रूप में लिख सकते हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म टाउ विल बी इक्वल टू P क्रॉस E। ओके, चलिए अब यहाँ तक सीखने के बाद अब आप सीख चुके हैं कि अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो इस पे एक टॉर्क लगेगा और इसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी, जैसे देखिए ये डाइपोल हम डाल दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, तो अब इसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि ये अपने आप को घुमाएगा और घुमा के अपने आप को अलाइन करेगा ई के दिशा में, मतलब एक पॉइंट इधर आ जाए
और बी पॉइंट इधर आ जाए, डाइपोल इस शेप में आ जाए। तो पहले ऐसे डाले थे, वो अपने आप को घुमाएगा और घुमा के इस दिशा में अपने आप को अलाइन करेगा। ये हम समझ चुके हैं। अब सोचिए कि अगर ये तो अलाइंड हो गया, अब अगर हम चाहते हैं कि इसको रोटेट करना, इसको घुमाना चाहते हैं, इसकी टेंडेंसी है ई के दिशा में अलाइन करना, और अगर आप इसको उल्टे दिशा में घुमाना चाहते हैं, ओके, तो यू विल हैव टू डू सर्टेन वर्क। आपको कुछ काम करना होगा। काम करेंगे तो आपकी कुछ एनर्जी खर्च होगी और वो एनर्जी इस डाइपोल में स्टोर्ड हो जाएगा, जो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ओके, आप देखते हैं जैसे m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी है नीचे गिरने की, अर्थ की ओर। m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम छोड़ दें तो ये नेचुरल टेंडेंसी है अर्थ के साथ, अर्थ की ओर अट्रैक्ट होने का। और अगर हम इसको ऊपर उठाना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू डू सर्टेन वर्क। आपको कुछ काम करना होगा, आपको एनर्जी खर्च करनी होगी। और इसी को अगर आप h हाइट ऊपर उठा देते हैं तो आप कहते हैं कि इस ब्लॉक में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है। ओके, तो सिमिलर कंसेप्ट है यहाँ। जो डाइपोल की नेचुरल टेंडेंसी है अपने आप को अलाइन करके ई के दिशा में मुड़ने की, अब अगर आप इसका उल्टा काम करेंगे तो यू विल हैव टू डू सर्टेन वर्क और यू विल हैव टू लूज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड इनसाइड दैट डाइपोल। ओके, तो अब हम लोग इसी कंसेप्ट को देखें आगे कि अगर हम उसे रोटेट करते हैं तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एन एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी बाहरी आदमी, हैज टू डू वर्क, उसको काम करना होगा तो चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ओरिएंटेशन को अगर वो बदलना चाहता है तब ये जो काम होगा ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। तो कितना आपको काम करना होगा, तो देखिए स्मॉल, थोड़ा सा आप इसको डी थीटा एंगल से रोटेट कीजिए। ओके, इसको फिर से हम लोग फिगर में देखें। फिगर में अगर हम इसको थीटा एंगल तो ऑलरेडी दिया हुआ था कि अभी जो आपका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, ये डाइपोल मोमेंट, ये एंगल और ई की दिशा और पी की दिशा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ये दिया हुआ। अगर हम इसको थोड़े से एंगल डी थीटा से रोटेट करें और डाइपोल इस फॉर्म में चला जाए, ये एंगल है डी थीटा, छोटे से एंगल से रोटेट किए। अब रोटेट करेंगे तो ए पॉइंट यहाँ आ गया, बी पॉइंट यहाँ आ गया और डाइपोल का ओरिएंटेशन बदल गया। तो रोटेट करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है नीचे आने की और हम इसको उल्टे दिशा में घुमा रहे हैं। ओके, तो अगर हम डी थीटा से रोटेट करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, अब यही हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो वर्क हम कैसे निकालते हैं, तो वर्क निकालने के लिए हमें उसके फॉर्मूला को यूज करना होगा। वर्क जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क हम निकालते हैं डी डब्ल्यू, तो हम लोग एफ डी एक्स लिखते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ चूंकि रोटेशन हो रहा है तो रोटेशनल एनालॉग हमको यूज करना होगा। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टॉर्क हो गया और डी एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रोटेशनल एनालॉग हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू हो जाएगा टाउ डी थीटा। ओके, तो टाउ का वैल्यू हम डाल दे, टाउ का वैल्यू पी साइन थीटा निकाले थे, तो पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये छोटा सा वर्क हुआ, हम छोटे से एंगल डी थीटा से घुमाए हैं तब। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट कर देना होगा। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। हम मान लेते हैं कि इनिशियल ओरिएंटेशन थीटा 1 एंगल पे था और फाइनली हम उसको घुमा के थीटा 2 एंगल पे ले गए। तो थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में इंटीग्रेट कर लीजिए। डी डब्ल्यू के जगह टाउ डी थीटा डाल दिए और टाउ के डी थीटा के जगह पे पी साइन थीटा डी थीटा डाल दिए, थीटा 1 टू थीटा 2। अब देखिए यहाँ पी कांस्टेंट है, पी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वो किसी डाइपोल के लिए फिक्स है। और आप यूनिफॉर्म फील्ड में डाले हैं तो ई का वैल्यू भी फिक्स है।
तो ये दोनों कांस्टेंट है, इसको दोनों को बाहर ले लिए, तो अब बच गया सिर्फ आपके पास इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। ओके, अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए सोर्स इनपुलिटीज। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट आएगा देखिए। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो हम माइनस कॉस थीटा डाल दिए, पी माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करके माइनस कॉस थीटा डाल दिए, और लोअर लिमिट है θ1, अपर लिमिट है θ2। अब θ2 और θ1 ये वैल्यू डालेंगे, तो पहले θ2 डालेंगे तो माइनस कॉस θ2, और फिर θ1 डालेंगे तो माइनस कॉस θ1, और इसको घटा लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। नाउ दिस इज योर वर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो इसलिए ही हम लिखेंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ। जितना शुरू में कुछ एनर्जी रही होगी और बाद में कितनी एनर्जी है घटा लेंगे, तो जितना आप वर्क करके एनर्जी दिए थे उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए लिखा गया U फाइनल माइनस U इनिशियल दैट इज इक्वल टू वर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, एंड दैट इज इक्वल टू P cos θ1 माइनस cos θ2। तो नाउ दिस इज योर जनरल रिजल्ट कि अब डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो किसी खास ओरिएंटेशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका ये वैल्यू आ गया। ओके, अब देखिए अब आगे क्या है। अब दो केस में हम लोग सीखेंगे। अब इट इज कस्टमरी, ये कस्टम है आपका, ये परिपाटी है, टू चूज द पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो कब लेते हैं, तो व्हेन डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, ई की दिशा अब देख चुके हैं, और अगर हम इससे 90 डिग्री बना के जो डायपोल रखते हैं, 90 डिग्री बना के हम A और B पॉइंट लिए और यहाँ पे हम डायपोल को रखें -q +q, तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेने का कन्वेंशन है। ओके, आप पहले भी पढ़े होंगे ग्रेविटेशन में कि अर्थ के सरफेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेके काम करते हैं। एक्चुअली इन्फिनिटी पे भी जीरो लेते हैं, एक्चुअली इन्फिनिटी पे ही जीरो लेना चाहिए, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पे भी जीरो लेते हैं और तब कहते हैं कि H हाइट चलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। तो यहाँ पे है हम जीरो लेते हैं एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सिमिलरली यहाँ जब डायपोल E के 90 डिग्री पे रहता है तब हम उस कंडीशन में उसके पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं। तो देखिए θ1 का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। θ1 जब 90 डिग्री हो तो पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज योर कंडीशन, ठीक है। तो शुरू में 90 डिग्री है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लिए, और दूसरा θ2 को अब कोई भी ओरिएंटेशन हम थीटा ले लें और पोटेंशियल एनर्जी उस कंडीशन में U है, तो अब इसको इस फार्मूला पे डाल दें, इस कंडीशन को अप्लाई कर दें, तो U फाइनल को U लिखेंगे, U इनिशियल जीरो हो गया तो U माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू PE एंड cos θ1 माइनस cos θ2, तो θ1 90 डिग्री cos 90 एंड θ2 हो गया cos θ। ओके, cos 90 जीरो होता है तो ये सीधे आ गया cos माइनस cos θ, तो नाउ U इज इक्वल टू माइनस PE cos θ। ये किसी भी ओरिएंटेशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इसका फॉर्मूला आ गया U का वैल्यू। ओके, U इज इक्वल टू माइनस PE cos θ। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो PE cos θ क्या है, तो P वेक्टर और E वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है। ओके, PE cos θ A डॉट B आप जानते हैं A भी cos θ होता है, तो P डॉट E PE cos θ हो गया और विथ निगेटिव साइन। ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया, ये आपका पहला केस हो गया। ओके, अब इसको हम लोग दूसरे केस में भी देख सकते हैं। दूसरे केस में क्या है कि आप चाहें
तो when the potential energy is chosen to be zero in the case dipole is parallel to the electric field, हम ये भी काम कर सकते हैं कि अगर डाइपोल, ये जो आपका डाइपोल है A पॉइंट और B पॉइंट, A पे आप माइनस Q डाले, B पे प्लस Q डाले, और फील्ड इंटेंसिटी की दिशा भी इधर ही है, E की दिशा, तो E की दिशा और यहाँ सेंटर लेके P की दिशा हम निकाल लें, ये डाइपोल मोमेंट की दिशा है, तो दोनों अगर पैरेलल हो, इस केस में थीटा जीरो हो गया। तो जब थीटा जीरो लेते हैं और इस कंडीशन में हम कहें कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि चॉइस आपका है, आप किसी भी स्टेट में हम पोटेंशियल को जीरो ले सकते हैं। ओके, तो दूसरा कंडीशन आ जाएगा कि जब थीटा टू थीटा हो और फाइनल एनर्जी यू हो। अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो अब फार्मूला आपका u माइनस जीरो पी एंड कॉस थीटा वन, तो कॉस थीटा वन कॉस जीरो हो गया और कॉस थीटा टू थीटा हो गया। कॉस जीरो वन होता है, तो नाउ p विल बी यू पी वन माइनस कॉस थीटा। तो ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही फार्मूला आप लगा सकते हैं, ये सिर्फ आपका चॉइस जो है कि किस स्थिति में हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लें, उस पे ये डिपेंडेंट है। ओके, चलिए अब हम कुछ इसके स्पेशल केस को देखते हैं। दोनों ही सिचुएशन को आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ स्पेशल केस को देखें। पहला स्पेशल केस है जब हम 90 डिग्री के केस में, थीटा वन जब 90 डिग्री है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर दिशा में ये थीटा वन हो गया 90 डिग्री। और इस केस में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं, जो पहला का कंडीशन था, तो वहां आप फार्मूला निकाले थे, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस पी कॉस थीटा आया था। ओके, और इस कंडीशन में टॉर्क का वैल्यू कितना था, तो टॉर्क था पी साइन थीटा, तो टॉर्क हो गया पी साइन थीटा। तो इन दो फार्मूला को देखिए, इन दो फार्मूला से क्या होगा, तो जब थीटा का वैल्यू हम जीरो लें, सपोज थीटा का वैल्यू जीरो है, तो थीटा का वैल्यू जीरो है, उस समय क्या आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ कॉस जीरो डालेंगे तो कॉस जीरो होता है 1, तो यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस पी। ओके, और टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा, साइन जीरो डाले यहाँ, साइन जीरो जीरो होता है, तो टॉर्क हो जाएगा जीरो, तो टॉर्क हो गया जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस पी। ये कब हो रहा है, जब थीटा जीरो है, थीटा जीरो है इसका मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, पी वेक्टर भी और ई वेक्टर भी, ये दोनों एक ही दिशा में है, तो पी और ई दोनों पैरेलल। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस पी जी। ओके, अब थीटा का वैल्यू आप 90 ले लीजिए, थीटा 90 डिग्री हो, तो जब थीटा 90 होगा तब क्या होगा, तो यहाँ डालिए कॉस 90 जीरो होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, साइन 90 1 होगा, तो टॉर्क का वैल्यू पी हो गया। ओके, और इस कंडीशन में पी और ई आप पहले ही थीटा मान रहे हैं 90 है, तो पी और ई दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गया, ये सेकेंड कंडीशन हो गया स्पेशल केस में। और तीसरे कंडीशन में अगर हम थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ले, थीटा का वैल्यू पाई ले लिए, तो थीटा का वैल्यू पाई लेंगे तो क्या होगा, तो अब यहाँ डालिए कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो यू पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस पी हो गया, तो ये पी हो गया। टॉर्क का वैल्यू डालेंगे साइन थीटा, साइन 180 जीरो होता है, तो टॉर्क जीरो हो गया। ठीक है, चलिए तो अब आपको पता चल गया तीन सिचुएशन, थीटा जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है माइनस पी, थीटा 90 है तो पोटेंशियल जीरो है, और थीटा 180 है तो पोटेंशियल पी। ओके, तो अब इसमें सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, तो यहाँ आपका सबसे कम है माइनस पी। तो जब कम पोटेंशियल एनर्जी रहती है तो वही आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ये आप जानते हैं। तो अगर जो फील्ड इंटेंसिटी की दिशा है
और इसी दिशा में थीटा का वैल्यू 0 है, इसी दिशा में p वेक्टर हो मतलब माइनस चार्ज इधर हो माइनस q और प्लस q इधर हो, तभी p वेक्टर की दिशा माइनस q से प्लस p होगा। तो p और e के बीच का एंगल थीटा 0 हो गया। तो ठीक है, तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अलाइंड होगा तो उस स्थिति में डाइपोल सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी में रहेगा। ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसी को उलट दें, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब है? जब थीटा का वैल्यू पाई। तो अब यहाँ से घुमाना शुरू करें और घुमाते घुमाते थीटा को 90 ले जाए। 90 ले जाए इसका मतलब कि ये प्लस क्यू इधर आ जाए और माइनस क्यू इस साइड चला जाए। तो डाइपोल का ओरिएंटेशन सीधे उल्टा हो गया। यहाँ p वेक्टर और e वेक्टर के बीच का एंगल 180 हो गया। तो इस कंडीशन में डाइपोल अनस्टेबल रहेगा। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का स्थिति, जैसे छोड़ेंगे कि वो सीधे लौट के वापस इस स्टेबिलिटी में आने की कोशिश करेगा। ओके, तो नाउ दिस इज योर स्पेशल केस। अब हर सिचुएशन में समझ गए कि कब है सो हम इसी को हम लोग दूसरे फार्मूला से भी देख सकते हैं। जो सेकेंड फार्मूला आप निकाले थे वहां से भी आप, जो सेकेंड कन्वेंशन था कि पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसो 0 ले, कब लें? जब थीटा 1 का वैल्यू 0। इस कंडीशन में जब इधर E है और इसी दिशा में P भी हो, माने डाइपोल इस सिचुएशन में हो माइनस क्यू प्लस क्यू के साथ, तो P वेक्टर भी इधर हो गया और E वेक्टर भी इधर हो गया। तो इनिशियल एंगल 0 है। इस सिचुएशन में अगर पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेते हैं तो आपका फार्मूला U इज इक्वल टू P 1 माइनस कॉस थीटा आया था और टॉर्क का वैल्यू तो P साइन थीटा है। तो इस कंडीशन में भी हम 3 सिचुएशन निकाल सकते हैं। थीटा 0 होगा तो क्या होगा? तो थीटा 0 डालिए, कॉस 0 1 तो 1 माइनस 1, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गया। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू 90 लीजिए, कॉस 90 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0 तो P आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी P। और कॉस 180 माइनस 1 तो माइनस 1 यहाँ डालिएगा तो माइनस 2 हो, माइनस 1 डालेंगे तो 1 माइनस माइनस 1 2 तो 2P। तो अगेन यू आर सीइंग दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम इन दिस केस। इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी इसी सिचुएशन में मिनिमम आ रहा है। ठीक है, और इस कंडीशन में ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया और ये फिर मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप कोई भी फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का यूज करें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा कन्वेंशन यूज करें। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। तो एनसीईआरटी में आपका पहला ही कन्वेंशन यूज होता है। ओके, पहला ही कन्वेंशन हम यूज करते हैं 90 डिग्री वाले केस को। जब ये कंडीशन 90 डिग्री जब लेते हैं थीटा का वैल्यू, उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग 0 मानते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक यही खत्म कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर टोटल फोर्स नहीं लगता है, लेकिन एक टॉर्क लगता है जो उसको घुमाने की कोशिश करता है और घुमा के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ई वेक्टर के दिशा में अलाइन करने की कोशिश करता है। इस रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे। आगे जब हम लोग पोलराइजेशन सीखेंगे तो उसमें इस कंसेप्ट की जरूरत हमें पड़ेगी। ओके, so that's over for today.